मानवों का ग्रह जो चट्टान, पानी और कीचड़ का एक गोला था और जिसे बिना किसी कल्पना के पृथ्वी कहा गया, हैरान करने वाली तरह से ढूंढना मुश्किल साबित हुआ था। मानव अपने मिल्की वे के पूरे हिस्से में फैल चुके थे, एक जिद्दी और परेशान कर देने वाली तरह से लचीली प्रजाति, जिसने आकाशगंगा में फैले किसी भी युद्ध लॉर्ड या महान विजेता के अधीन आने से इनकार कर दिया था। कभी कभी लड़ाई बराबरी पर आकर रुक जाती थी, लेकिन ज्यादातर समस्या यह थी कि इंसानों को घेरना मुश्किल था, इससे पहले कि वे अपनी जंप ड्राइव्स को सक्रिय कर लें। एक ऐसी तकनीक जिसे उन्होंने दूसरों की तुलना में कहीं अधिक छोटा और कुशल बना लिया था। इसका मतलब था कि उनके किसी भी बेड़े को एक पल में प्रकाश वर्षों दूर भेजा जा सकता था, और जब तक उनका पीछा करने वाले अपनी कोर को गर्म करके उनका पीछा करने की कोशिश करते, तब तक वे सचमुच बहुत दूर जा चुके होते थे। तो जब रिटार्ड मैग्निफिसेंट ने अपनी एकता और समानता की मुहिम शुरू की, तो उसने अपने बेड़े के एक पूरे टास्क फोर्स को सिर्फ इंसानों को घेरने और शांत करने के लिए नियुक्त किया, ताकि संभव हो तो उन्हें शांति से अपने अधीन लाया जा सके, लेकिन लागत की कोई परवाह किए बिना। इसलिए टास्क फोर्स आगे बढ़ी, लेकिन जब वे मानव उपनिवेशों की सीमा पर पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न तो कोई क्षति या विनाश के संकेत थे। असल में सब कुछ अच्छी हालत में ही लग रहा था। खेतों में अब भी फसलें थीं, भंडारगृह अब भी भरे हुए थे, फैक्ट्रियां अब भी चल रही थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश इतनी स्वचालित थीं कि किसी भी समय केवल कुछ ही जीवित पर्यवेक्षक होते थे। लेकिन इंसान कहीं नहीं थे, यहां तक कि वे जानवर भी, जिन्हें इंसान साथी के रूप में रखते थे। एक ऐसा विचार जिससे आकाशगंगा की अधिकांश समझदार प्रजातियां घृणा से कांप उठती थीं, वे भी शांत दिखाई दे रहे थे। पिछले प्रयोगों में यह पाया गया था कि ये जीव, खासकर वे जिन्हें कुत्ते कहा जाता है, जब लंबे समय तक अपने इंसानों से अलग रहते हैं तो बेचैन या यहां तक कि आक्रामक भी हो सकते हैं। लेकिन खोजी दलों को जो जानवर छोड़ी गई बस्तियों और खाली शहरों में दौड़ते हुए मिले, वे खुश थे। बेशक वे बाहरी लोगों और घुसपैठियों से सतर्क थे, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ चोटें भी आईं, लेकिन उनमें वह मूलभूत डर की प्रतिक्रिया नहीं थी जो उन्होंने अपने मुख्य साथियों से अलग होने पर देखी थी। लेकिन फिर भी, चाहे उन्होंने कहीं भी देखा, चाहे उन्होंने कितने ही पत्थर क्यों न पलटे, मानवता का कोई भी निशान नहीं बचा था। कोई वास्तविक प्रगति तब तक नहीं हुई जब तक वे स्वयं पृथ्वी पर नहीं पहुंच गए। एक बिना हथियारों वाली परिवहन बार्ज, जिसमें कुछ दर्जन शोधकर्ता सवार थे, ग्रह की सतह पर उतरी। वहां भी कहानी बाकी आकाशगंगा जैसी ही थी। स्पष्ट संकेत थे कि ऐसा लगता था जैसे मानवता बस कुछ मिनट पहले ही वहां थी, लेकिन अब वे गायब हो चुके थे। कोई भी सुराग नहीं मिला। शोधकर्ताओं के बीच एक व्यापक बेचैनी की भावना फैलने लगी। जैसे जैसे यह स्पष्ट होता गया कि मानवता के साथ वास्तव में क्या हुआ, इसके सुराग बहुत कम मिल रहे थे, यह बेचैनी और बढ़ती गई। तब तक जब तक समूह के एक अधिक प्रयोगधर्मी समाजशास्त्री ने शोधकर्ताओं के बीच सर्वेक्षण करना शुरू नहीं किया। शुरुआत में इसे समय की बर्बादी समझा गया, लेकिन कुछ परेशान करने वाले पैटर्न उभरने लगे। परीक्षण सरल था, एक छोटा पोषण पूरक एडिटिव एक ट्रीट के रूप में देना, एक स्वादिष्ट चीज को इनाम के रूप में देने के बाद शोध विषय को थोड़ी ही देर में उससे वंचित कर देना, और यह देखना कि उन्हें अपनी उम्मीद के अनुसार न मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिक्रियाएं सामान्य रूप से झुंझलाहट, असंतोष और गुस्से की थीं। लेकिन उन सवालों में यह सवाल भी शामिल था कि उन्हें मानवता न मिलने पर कैसा महसूस हुआ, और जहां निराशा स्वाभाविक रूप से मौजूद थी, भले ही यह अभियान दल का एकमात्र लक्ष्य था, फिर भी शोध विषयों द्वारा केवल एक छोटे से स्नैक से वंचित होने पर जो निराशा और गुस्सा महसूस किया गया, उसकी तुलना में यह झुंझलाहट लगभग नगण्य थी। इसने अनुसंधान दल के प्रमुखों का ध्यान आकर्षित किया और एक और दौर के परीक्षणों का आदेश दिया गया, जिसमें लगातार इसी तरह के परिणाम मिले। लेकिन इससे पहले कि आगे की अनुवर्ती अध्ययन किए जा सकते, एक त्रासदी घट गई जब सर्वेक्षण का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता एक ऊंची इमारत के किनारे से फिसल गए और नीचे काई लगे कंक्रीट पर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उचित शोक अवधि के बाद अनुसंधान फिर से आगे बढ़ा। जिज्ञासु सर्वेक्षणों में रुचि कम हो गई, क्योंकि नवीनीकृत कार्य यह पता लगाने में लग गया कि मानवता आखिर कहां चली गई हो सकती है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा के लिए बड़े जहाज निर्माण यार्ड थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी आकार और क्षमता इतनी हो कि वह एक ही ग्रह को खाली करा सके। पूरी मानवता की बाहरी दुनिया की संपत्तियों और स्टेशनों की तो बात ही छोड़ दें। फिर भी कुछ सुराग मिले।
कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने लिखित दस्तावेज पाए हैं जिनमें प्रोजेक्ट उबलिए के बारे में कुछ उल्लेख था, लेकिन जब वे आगे नोट्स लेने गए तो वे लिखावटें गायब हो चुकी थीं। रेटर अपनी प्रगति की कमी से अधीर हो गई थी, क्योंकि मानवता ही इस पूरे आकाशगंगा क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख गुट थी जो उसके नियंत्रण में नहीं थी, और उसकी सेनाएं दूरस्थ सीमाओं पर अन्य साम्राज्यों में जो ब्रह्मांड में शासन करते थे महत्वपूर्ण प्रगति कर रही थीं। सैन्य कमांडर, जिसे परियोजना की निगरानी और उनके कार्य में तेजी लाने के लिए भेजा गया था, अपने कार्यालय में मृत पाया गया, और उसमें स्पष्ट रूप से हत्या के संकेत थे, क्योंकि उसे उसी कोड़े से गला घोंट कर मारा गया था जो कभी उसकी कमर पर लटकता था। यह बात रेटर द मैग्निफिसेंट को बेहद क्रोधित कर गई, क्योंकि उसका शासन बिना सवाल किए समर्पण और विश्वासघात के लिए कठोर दंड पर आधारित था। उसने कुछ हद तक दया दिखाई जब उसने केवल एक प्रवर्तन दस्ते को भेजा ताकि वे उन लोगों को यातना दें जिन्हें वे हत्या के लिए जिम्मेदार मानते थे, जबकि बाकी लोगों को उनके काम पर लगे रहने दिया। लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी पर पहुंचे, कुछ ही घंटों के भीतर उन प्रवर्तकों का भी दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। ऊंचे किनारों से गिरना, जबकि वहां सुरक्षा रेलिंग्स लगाई गई थीं, हथियारों में खराबी आना जिससे सिर और रीढ़ की हड्डी में सीधी गोली लगना, और नए कमांडर का भी अपने ही कोड़े में उलझ जाना, ये सब घटनाएं घटी। वह जीवित तो था, लेकिन अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अपने अधीनस्थों से खुद को छुड़ाने और सुलझाने में मदद मांगनी पड़ी। सुरक्षा टेप्स और फुटेज की जांच की गई कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। बस बुरी किस्मत और संयोग के चलते दर्जन भर से अधिक विशिष्ट सैनिकों की मौत हो गई। सैनिकों, इन्हीं निराशाजनक परिस्थितियों में जब और सैनिकों को क्रोधित कमांडर की सहायता के लिए भेजा जा रहा था, तभी एक जूनियर शोधकर्ता ने उस वस्तु पर ध्यान दिया जिसे उन्होंने पहले एक विसंगतिपूर्ण वस्तु के रूप में वर्णित किया था। वह एक छोटी बहुरंगी गेंद थी जो किसी भी प्रजाति के बच्चे का खिलौना लगती, लेकिन किसी कारणवश वह हर जगह मौजूद प्रतीत हो रही थी। शुरुआत में यह माना गया कि यह बस एक सामान्य उत्पादित वस्तु है, उन हजारों या लाखों खिलौनों में से एक जो छोटे और युवा दिमागों का मनोरंजन करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन दूसरों ने बताया कि उन्होंने कभी एक साथ दो ऐसी गेंदें नहीं देखीं। यह केवल एक ही गेंद थी, लेकिन वह ऐसी थी जो लॉकरों में, टेबलों पर और कभी-कभी तो उनकी वर्दी की जेबों में भी दिखाई देती थी, जैसे वह ऊपर की खाली शेल्फ से गिर गई हो। जिज्ञासा तब तक बढ़ती रही जब तक कि खिलौने को कमांडर के ध्यान में नहीं लाया गया, जिन्होंने इसे गुस्से में खारिज कर दिया और उस आपत्तिजनक वस्तु को बहुत दूर फेंक दिया। जब शोधकर्ता उस कलाकृति को वापस लेने गए तो उन्होंने पाया कि वह दीवार से बहुत तेजी से टकराई थी, जिससे प्लास्टिक की संरचना में बनी एक जानबूझकर बनाई गई सिलाई के साथ वह फट गई थी। उसके भीतर एक छोटी सी फॉयल में लिपटी हुई मानव डेलिकेसी थी, जिसे चॉकलेट कहा जाता है, जो सूखे और परिष्कृत बीन्स के पेस्ट से बनाई जाती है और ग्लूकोज मिलाकर मीठी की जाती है। हालांकि तकनीकी रूप से यह खाने योग्य था, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए यह कोई खास पसंदीदा खाद्य पदार्थ नहीं था। लेकिन जो बात उन्हें अजीब लगी वह यह थी कि जब उन्होंने गेंद के टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया और कुछ घंटों बाद उसे फिर से खोलने पर उसमें और भी फॉयल में लिपटे खाद्य पदार्थ दिखाई देने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी, क्योंकि जब भी गेंद को किसी खुले स्थान पर बिना देख रेख के छोड़ दिया जाता, लगभग हर बार उसे खोलने पर और खाने योग्य वस्तुएं मिल जाती थीं। अंदर जो कुछ भी था वह भी बदलता गया। शुरुआत में तो फॉयल में लिपटे चॉकलेट थे, फिर उनकी जगह कुछ डिस्क जैसी मोम लगी ग्लूकोज कोटेड चॉकलेट्स ने ले ली, जो भी चमकीले रंगों की एक श्रृंखला में थीं। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि जितनी बार गेंद को खोला जाता उतनी ही कम मात्रा में ये चॉकलेट डिस्क्स उसमें मिलती थीं। अंत में मानव बोलियों और लेखन संरचनाओं का कुछ अध्ययन करने के बाद जूनियर शोधकर्ता ने सावधानीपूर्वक एक छोटे कागज के टुकड़े पर एक नोट लिखा और उसे खाली गोले के अंदर रख दिया। इस बार वह गोला गायब हो गया और कई हफ्तों तक वापस नहीं आया। यह लगभग यादों से भी मिट चुका था। शोधकर्ता फिर से छोड़े गए शहरों का अध्ययन करने में लग गए, जबकि सतर्क और शंकालु सैनिक हथियार ताने हुए इस डर से निगरानी कर रहे थे कि कहीं शोधकर्ता ही पहले हुई मौतों और घटनाओं के जिम्मेदार न हों। जब भोर हुई और शोधकर्ता इन मानव पुस्तकालयों में से एक में गहराई से खोज कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जेब में फिर से एक वजन महसूस किया और एक बार फिर उस गेंद को बाहर निकाला। हैरान लेकिन खुश होकर उन्होंने उसे खोला और एक और जिज्ञासा का पता चला। यह एक कागज का टुकड़ा था जो उस कागज से अलग था जिसे उन्होंने डाला था, लेकिन जहां कागज पढ़ने लायक था वहीं शोधकर्ता उस अजीब और खाली गेंद को देखकर चौंक गए। उसे उठाकर बंद करने के लिए जब वे सोच रहे थे,
कि वह फर्श पर कैसे आ गई, तो शोधकर्ता ने अपनी छोटी फर पर एक सिहरन महसूस की। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा है, किसी तरह की फेंकी हुई मानव लिखावट, कुछ ऐसा जिसे उन्हें नहीं। जब वे पहली बार कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने यह देखा। उस पर लिखावट साफ थी, लेकिन शोधकर्ता के दिमाग में वह धुंधली सी महसूस हो रही थी, जबकि कागज पर स्याही एकदम साधारण और स्पष्ट थी। किताब ढूंढने के लिए ऊपर देखने पर शोधकर्ता को याद ही नहीं आया कि वे किस किताब की तलाश कर रहे थे, या क्या वे वाकई में किसी किताब की तलाश कर रहे थे। आखिरकार वे एक पुस्तकालय में थे, वह भी अपने ही संस्कृति का नहीं, तो उनके लिए किसी खास विदेशी किताब को ढूंढना अजीब ही होता। फिर भी यह इमारत ऊपर से तपती दोपहर की धूप से राहत देती थी, इसलिए वे खुश थे कि उन्हें बाहर की खुदाई वाली जगहों में काम नहीं करना पड़ रहा था। फिर उन्होंने नीचे देखा और चौंक गए, यह महसूस करते हुए कि उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जबकि उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कब उठाया। उस पर लिखावट धुंधली, अस्पष्ट और समझने में कठिन थी, हालांकि अक्षर बिल्कुल साफ सुथरे थे, और शोधकर्ता को महसूस होने लगा कि सिरदर्द उन्हें घेर रहा है। उनका मुंह सूख गया है, जैसे कई घंटों से कुछ खाया पिया न हो। अपनी सूखी जीभ को मुंह में घुमाते हुए उन्होंने ऊपर पुस्तकालय की ओर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पुस्तकालय में कुछ ढूंढ रहे हों, लेकिन यह नहीं जानते थे कि क्या। संभवतः कोई किताब, क्योंकि पुस्तकालय में लगभग यही सब था, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि क्यों, जब तक कि उनके हाथ में एक अजीब सा एहसास नहीं हुआ। नीचे देखते हुए वे उलझन में पलकें झपकाने लगे, क्योंकि एक कागज का टुकड़ा खुली खिड़की से आती हल्की हवा में फड़फड़ा रहा था, जिसकी आवाज वे अभी सुन पा रहे थे, जबकि उस हवा को वे कुछ मिनट पहले से महसूस कर रहे थे। शोधकर्ता ने थकान को अपनी इंद्रियों के किनारे पर महसूस किया जब उन्होंने ऊपर देखा और महसूस किया कि वे लगभग सांझ से एक ही स्थिति में खड़े थे। किसी सहज प्रवृत्ति से उन्होंने कागज को अपने सामने रखा और सिर को बिना हिलाए इधर उधर देखा, ताकि कागज उनकी दृष्टि के दायरे में ही रहे। उन्हें याद आया कि वे उस पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से लिखी गई अजीब और अस्पष्ट लिखावट का अनुवाद करने का तरीका ढूंढना चाहते थे, और उन्होंने अपने नोटबुक को कई मानव विश्वकोशों और शब्दकोशों के साथ पाया। धीरे धीरे लेकिन बड़ी मेहनत से पूरे समय कागज को अपने सामने रखते हुए वे अपने अनुवाद अनुभाग तक पहुंचने में सफल हुए। सभी शब्दों का अनुवाद नहीं हो सका, लेकिन जिन शब्दों के लिए शोधकर्ता को समकक्ष मिल गए, उनसे एक संदेश निकला। आप अपनी खोज के अंत तक पहुंच चुके हैं। हम अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन हम जरूरतमंदों को छोड़ना भी नहीं चाहते। क्या आपको मदद चाहिए? शोधकर्ता उस संदेश को देखकर स्तब्ध रह गए और फिर ऊपर देखा। सूरज को डूबे कई घंटे हो चुके थे, चांद सिर के ऊपर था, और जैसे ही उन्होंने जमीन पर उड़ती हुई कागज की एक छोटी सी पर्ची की झलक देखी, उनके गले में कसाव सा महसूस हुआ। उनका गला ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे बहुत देर तक चिल्लाए हों, लेकिन उन्हें एक शब्द भी बोलने की याद नहीं थी। फिर शोधकर्ता ने उन्हें देखा। एक वयस्क और एक बच्चा इंसान उनके सामने खड़ा था, लेकिन उनकी दृष्टि में वह बिना हिले डुले फिसलता और बदलता सा लग रहा था। बच्चा उस गेंद को पकड़े हुए था जो एक साथ हर जगह मौजूद लग रही थी, और उसने शोधकर्ता को वह भाव दिया जिसे इंसान मुस्कान कहते हैं, इससे पहले कि वयस्क ने सिर हिलाया। फिर बच्चे ने वह फेंक शोधकर्ता की ओर गेंद फेंकी। जैसे ही शोधकर्ता ने नीचे देखकर गेंद को पकड़ा, वे ऊपर देखे, यह सोचकर हैरान रह गए कि गेंद उनके हाथों में कैसे आ गई, और यह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके मन में उमड़ती भावनाओं की बाढ़ क्यों उन्हें एक साथ हर तरह की निराशा और उत्साहित खुशी का अनुभव करा रही है। आने वाले हफ्तों में रिटार्ड मैग्निफिसेंट जल्द ही रिटार्ड अनफॉर्चुनेट के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोग तो फुसफुसाते थे कि उसे रिटार्ड कर्स्ट के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि उसका साम्राज्य सबसे बुरी परिस्थितियों और आकस्मिक दुर्घटनाओं के मेल से बिखर गया था। जहाज निर्माण यार्ड तबाह हो गए जब उनके रिएक्टर कोर केवल अंतरिक्ष के मलबे से गलती से अवरुद्ध हो गए। असंख्य राजनेता और सैन्य नेता मारे गए, कुछ ने खुद अपनी जान ली तो कुछ गिरने, उपकरणों की खराबी और एक उल्लेखनीय घटना में एक पूरे राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल की विस्फोटक डिकम्प्रेशन से मौत हो गई, जब एक दुर्भाग्यपूर्ण माइक्रोमेटियोरॉइड ने शटल की दीवार में छेद कर दिया। कुल मिलाकर मुश्किल से 2 साल बीते थे कि दुर्भाग्यशाली रिटार का शासन समाप्त हो गया। रानी ने निराशा में अपनी बालकनी से छलांग लगा दी। हालांकि कुछ दर्शकों का कहना था कि ऐसा करते समय उनके हाव भाव असामान्य रूप से कठोर थे। फिर भी उनकी मृत्यु के साथ ही साम्राज्य बिखर गया और उसकी जगह राष्ट्र, राज्य और छोटे छोटे नेता आ गए, जो तानाशाही के पतन के बाद
कुछ हद तक स्थिरता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और एक शोधकर्ता के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने शेल्फ पर एक छोटा खिलौना, एक रंग बिरंगी प्लास्टिक की गेंद संभाल कर रखी, जो उन दिनों की यादगार थी जब मानवता को भुलाया नहीं गया था।